हम अशोका से बात करते हैं। अशोका, क्या हाल है? और बिटर ट्रुथ भी आ गए। गुड इवनिंग भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या हाल है? कैसे हो आप? जी। मैं भी ठीक ठाक हूँ, और जितने भी सारे गेस्ट हैं आप सबको मेरी तरफ से सलाम। भाई, पिछले जो आपके कॉलर थे उनके बारे में एक छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा कि बड़ा सा जितनी भी कर वो लो यार। बातें नहीं, वो मतलब जितनी भी बातें कर रहे थे, ठीक है, उनके नजदीक शायद वो लॉजिकल हो, मगर उनकी बातों का जो है ना, वो कोई भी ग्राउंड नहीं था। समझ आ रहा, लाइक कि अगर वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे थे तो उसमें भी वो कह रहे थे कि नहीं जी, हमारी फेवर है। और जब आप उनसे दूसरे किसी और कंट्री के बारे में बात करते थे तो वहां पे वो भाग जाते थे, शराब की बात करते थे, अपने एंड पे बात करते थे, या हजरत आयशा और हजरत अली की जंग के बारे में बात करते थे। तो मतलब कि अपने किसी ग्राउंड पे बात नहीं थे कर रहे, जस्ट वो चीजों को डिबंक करने की कोशिश कर रहे थे। तो मतलब एक तरह से सुन के उनको हंसी भी आ रही थी, मगर ठीक है, शायद उनके नजदीक ये बेहतर होगा। अच्छा, मेरा आपसे और जितने भी यहाँ पे हमारे गेस्ट हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनसे एक छोटा सा क्वेश्चन था। वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बारे में अगर कोई भी कमेंट करना चाहें तो वो जरूर अच्छा, जरूर जो है करें। वो गाइड करें। अभी रिसेंटली शायद आपकी नजर से वो एक न्यूज गुजरी हो कि जो है उन्होंने कुछ एलियंस जो है उनके वो ममीज जो है वो दुनिया के सामने उनको डिस्प्ले किया था। शायद आपने वो न्यूज देखी हो। तो वो मतलब वो इस तरह लग रहा था जैसे कोई अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई उन्होंने चॉकलेट केक्स रखे हुए हैं, जिनके ऊपर उन्होंने जो है वो वनीला कोटिंग की हुई है। तो वो इतने लाइक एलियंस तो नहीं लग रहे थे। बट ऑन द अदर हैंड, ऑन अ सीरियस नोट अगर मैं देखूं तो मैं पर्सनली इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि एलियंस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। दूसरे कई ग्रह ऐसे होंगे, कई मतलब नेशंस नेशंस कह रहा हूँ, सॉरी, कई प्लैनेट्स ऐसे होंगे कि जहाँ पे एलियन लाइफ जो एग्जिस्ट करती होगी। शायद वो हमारी नेकेड आई से हमें नजर ना आए, इवन दो कि आज भी हमें बैक्टीरियाज या वायरसेस जो है वो अपनी नेकेड आई से नजर नहीं आते हैं। तो शायद ऐसे पॉसिबिलिटी है कि हमसे बहुत बड़े लेवल पे एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, या हमसे बहुत छोटे लेवल पे, या ऐसे भी हों जो हमारी तरह के हमारे जिसामती रखते हो, मगर उनके वो हमारी नजर से हम उनको ना देख सकते हो। तो मेरा मतलब यही था कि क्या आपको लगता है कि ऐसे पूरी मतलब एक यूनिवर्स जो इतना वास्ट है उसमें और भी स्पीशीज जो है वो एग्जिस्ट कर सकती हैं जिनको हम एलियंस कहते हैं, कह सकते हैं? वो बात आपकी और बिल्कुल ठीक है कि और सॉरी एग्जिस्ट कर सॉरी, सकते हैं। मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ। इसी के साथ एक और क्वेश्चन है जो इसी के साथ रिलेटेड होगा। और अगर दूसरी यूनिवर्सेस पे या दूसरी गैलेक्सीज में अगर एलियंस एग्जिस्ट करते हैं तो क्या उनके अंदर भी, जैसे आज दुनिया में सारी कत्लो गारत, अभी भी जो भाई आए थे वो भी इस्लाम और एथिज्म, या इवन पाकिस्तान में अगर आप देखें तो क्रिश्चियंस की वो मुस्लिम के साथ, या पूरी दुनिया में यहूद अंसार और ये सारी जंगें हो रही हैं, तो क्या दूसरी जो गैलेक्सीज होंगी उनमें भी क्या इसी तरह जो है वो नबियों की, हजरत ईसा आ रहे हैं, हजरत मूसा आ रहे हैं, हजरत यूसुफ आ रहे हैं, यही जंगें, यही सारा कुछ चल रहा होगा? और अगर यही सारा कुछ चल रहा होगा तो फिर खुदा को इतनी सारी यूनिवर्सिटीज बनाने की जरूरत क्या थी? फिर एक ही अर्थ के ऊपर ये सारा काम करके खत्म करते ना। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि बाकी यूनिवर्स में भी यही चीजें चल रही होंगी? और अगर यही चल रही होंगी तो फिर बाकी यूनिवर्स और इस दुनिया में फर्क क्या रह जाएगा? फिर वो भी उतनी ही कत्लो गारत वाली जगह होगी, या उतनी ही डेंजरस जगह इंसानों के लिए या मजहबी लोगों के लिए होगी, या मेरे जैसा जो लोग बिलीवर्स हैं हमारे लिए उतनी ही डेंजरस जगह होगी जितनी ये दुनिया है? तो आप और बाकी भी अगर गेस्ट, अगर कोई भी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर इसके ऊपर कमेंट करना चाहें तो प्लीज गाइड कीजिएगा लाजमी। वो जो मैक्सिको वालों ने दिखाया है ना, वो झूठ है। क्यों? क्योंकि नासा का एक प्रोग्राम डायरेक्टर है, पता नहीं वो किस चीज का प्रोग्राम डायरेक्टर है, मुझे नहीं पता। उससे उस दिन किसी ने सवाल किया तो उसने ये कहा
कि भाई अगर ये वाकई एलियंस हैं तो इन्हें बाकी की दुनिया को भी दो ना, ताकि हम भी उन पे इन्वेस्टिगेशन करें, तो फिर हम मानेंगे कि ये हैं या नहीं। ठीक है, तो इस और वो नहीं दे रहे, मैक्सिको वाले कह रहे हैं कि हमने नहीं देने। तो इस बात से ये साफ पता लगता है कि ये झूठ है। उन्होंने सिर्फ एक ऐसे ही एक स्टार क्रिएट करने के लिए, मैक्सिको को दुनिया में न्यूज में लाने के लिए, या कोई और चक्कर है उस वजह से उन्होंने ये काम कर दिया, वरना इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। दूसरी बात है कि एलियन लाइफ होना, एलियन लाइफ मेरे ख्याल में हमारी गैलेक्सी में ही बड़ी कॉमन होगी, मगर इंटेलिजेंट लाइफ मुझे लगता है कि खासा मुश्किल काम है कि इंटेलिजेंट लाइफ, पता नहीं, शायद हमारी गैलेक्सी में इसके अलावा और कोई नहीं होगी। दूसरी बात है कि लाइफ को डिटेक्ट करने की एबिलिटी हासिल करना। सॉरी, आप एलियन, अभी आपने बोला कि एलियन लाइफ और इंटेलिजेंट लाइफ, इसमें क्या डिफरेंस है? आप थोड़ा यार सा किसी दूसरे प्लेनेट पे लाइफ हो तो वो तो ऐसे भी हो सकती है कि उस प्लेनेट पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, उनसे मिलती जुलती कोई लाइफ हो, तो लाइफ तो वो भी होगी। क्या वो लाइफ हमसे कम्युनिकेट कर सकती है? नहीं कर सकती। क्या वो लाइफ गैलेक्सी के अंदर आ सकती है? नहीं आ सकती। ठीक है, क्या वो कुछ कर सकती है? वो नहीं, कुछ भी नहीं कर सकती है वो। ठीक है, वो सिर्फ अपनी जगह पे बैठी है। और जमीन की भी जो मेजॉरिटी ऑफ हिस्ट्री है वो ऐसी ही थी। आज से 1 लाख साल पहले, क्या आज से चंद हजार साल पहले तक जमीन के ऊपर कोई ऐसा जानदार नहीं था जो कि सिविलाइजेशन बना सके। सिविलाइजेशन हमने कब बनाई है? अब बनाई है सिविलाइजेशन। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आज हम इस काबिल हुए हैं कि हम गैलेक्सी में ये ढूंढने की कोशिश करें, वो भी सिर्फ अपनी टेलीस्कोप्स और कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, कि जी जिंदगी हो सकती है या नहीं। अब मसला यह है कि आज हम ढूंढ रहे हैं और अगले 10,000 साल भी इंसान जो है वो जिंदा रहे जमीन के ऊपर एज ए सिविलाइजेशन, 10,000 साल बाद एक्सटिंक्ट हो जाए। मसला यह है कि 10,000 साल में हमारे पास सिर्फ 10,000 लाइट ईयर्स के फासले से ही लाइट आ सकती है, उससे पीछे वाली लाइट तो हमारे तक आ ही नहीं सकेगी। 10,000 साल में हम एक्सटिंक्ट हो जाएं और उसके बाद हमें कोई ऐसी लाइट या कोई ऐसे सिग्नल्स मिलने शुरू हो जो कि किसी इंटेलिजेंट लाइफ के हो, तो हमें पता चलेगा। यानी और 10,000 साल जो हैं दे आर नथिंग जब हम एक यूनिवर्स की बात करेंगे। 1 मिलियन साल भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक और इधर 1 बिलियन साल भी कुछ नहीं है असल में। ठीक है, तो एक और इधर सॉरी, एक और इधर क्वेश्चन रेज होता है ना, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड में जिंदा नहीं रह सकते, माइट पॉसिबल जो हमारे लिए आज ऑक्सीजन हो वो किसी और लाइफ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो उसके अंदर उनके नजर में तो हम 0.03% है, मगर उनके लिए शायद हम 18% हो। वो बात आपकी ठीक है कि कोई जिंदगी की कोई और केमिस्ट्री कहीं एग्जिस्ट करे, वो हो सकता है। ठीक है, मगर आमतौर पे जिंदगी के कहीं और भी सिग्नेचर्स हो सकते हैं ना, जो कि नजर आ सकते हैं। अभी हम तो कार्बन बेस्ड लाइफ ही ज्यादातर ढूंढ रहे हैं, अब कोई और हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा। गालिब इसमें रोमानिया में एक गार काफी साल पहले उसका बड़ा मशहूर हुआ था कि वहां पे आज तक लाइट नहीं गई थी, तो वहां पे जो फॉर्म ऑफ लाइफ है, वहां पे जो स्कॉर्पियंस वगैरह हैं, उनकी आंखें ही नहीं है। उनको क्योंकि रोशनी मिली नहीं थी तो उन्हें देखने की जरूरत नहीं थी, उनके पास दूसरे सेंसर्स इवॉल्व हो गए। और दूसरी बात ये है कि हम इंसानों का मतलब जो यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, जो बात कर रहे हैं आपसे, हम लोगों का मसला ये है कि हम हर चीज़ जिसको जिसको इमेजिन करते हैं उसको उसी तरह से सोचते हैं जिस तरह से हमें अपने आसपास चीज़ें नज़र आती हैं। यानी देखने के लिए आंखें चाहिए, सूंघने के लिए नाक चाहिए, सुनने के लिए कान चाहिए, बोलने के लिए मुंह चाहिए। लेकिन कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि सारी चीज़ों की ये ज़रूरत ही ना हो। जैसे मतलब एक गाड़ी है, उसमें अब देखने के लिए कैमरे की बजाय उसमें तो लाइडार सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि इर्द-गिर्द की चीज़ें पहचान लेते हैं। तो अगर एलियन होगा तो व्हाई डू वी हैव टू बिलीव कि उसको देखने के लिए उसी तरह से 2 आँखें, सूंघने के लिए 1 नाक, 2 कान, 1 नहीं सर नहीं होना चाहिए उसका? नहीं, वो आसिम भाई ये बातें बड़ी सर्टन है। आंखें तो इवॉल्व होंगी कहीं और भी, क्योंकि देखें, सुने डेविड, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो है ना वो क्या उसको कहते हैं हम, आंख जो है ना वो एवोल्यूशन कोई कितनी बार इवॉल्व कर चुकी है आज तक। ठीक है, समझ गए? तो ये जो चीज है ना ये कई बार इवॉल्व हो चुकी है। कान कई बार इवॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स ने अलग कान इवॉल्व किए हैं, हमने अलग किए हैं। और आंखें उन्होंने अलग इवॉल्व की हैं, हमने अलग की हैं। कई जानवरों ने, मैमल्स ने आंखें
कई जगहों पे आंखें इवॉल्व हो जाती हैं, फिर डिफरेंट तरीके से इवॉल्व होती हैं। ऑक्टोपस ने जो आंखें इवॉल्व की हैं वो हमने नहीं की, उन्होंने किसी और चैनल से आंखें इवॉल्व की। तो आंखों की एवोल्यूशन जो है ना वो बिल्कुल एक डन चीज है कि हो जाएगी। दूसरी बात है कि वाटर बेस्ड केमिस्ट्री अगर कहीं होगी तो ये अब एक ऐसी बातें हैं कि फिर क्या कार्बन बेस्ड लाइफ इवॉल्व होने का बहुत ज्यादा चांस है। अगर किसी प्लेनेट के ऊपर वाटर है और उधर कार्बन है, तो कार्बन जो है ना, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है कि जो कि बहुत वाइड रेंज की केमिस्ट्री बना सकता है, इसीलिए लाइफ कार्बन बेस्ड है। सिलिकॉन पर बेस्ड गालिब लाइफ भाई हो सकती है मगर इतनी बड़ी नहीं हो सकती। पर गालिब भाई दूसरी साइड पे एक और क्वेश्चन है ना कि अगर उनका जो जैसे हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, अगर हम अमीबास को देखते हैं या अगर हम जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि हम भी तो एक यूनिसेलुलर से आगे इवॉल्व होते हुए कई हजार साल से एवोल्यूशन के जरिए आ रहे हैं, तो ऐसा भी तो पॉसिबल है कि हमसे बहुत ज्यादा जाइंट ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है वो एग्जिस्ट करते हो। क्या उनके एटमॉस्फेयर में कि शायद ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि उनके एटमॉस्फेयर में जो है वो साउंड उतना ट्रेवल ना करती हो, लाइट उतना ट्रेवल ना करती हो, एयर ट्रेवल करती हो उनके लाइक उस एटमॉस्फेयर में जो है वो उनकी स्किन ज्यादा इवॉल्व करती हो, या और इस तरह की चीजें जो है वो ज्यादा इवॉल्व कर जाती हो, जो शायद अब साउंड, हाँ वो दूसरी मैं साइड बात आपकी पे समझ गया हूं, इसको थोड़ा शॉर्ट रखते हैं। साउंड, साउंड जो है ना वो आपके कानों की एडजस्टमेंट है। साउंड जो है ना वो नहीं आपके स्किन कानों के की साथ एडजस्टमेंट है। अगर फर्ज करें कि हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मैक्सिमम ना होती, कोई और गैस होती, तो साउंड ने उसके मुताबिक हमारे कानों ने एडजस्ट कर लेना था और हमें साउंड फिर भी आना था। आंखों के बारे में, अगर किसी प्लेनेट पे लाइट कम होगी ना, आंखें बड़ी हो जाएंगी। समझ आई ये बात? अगर किसी प्लेनेट पे लाइट ज्यादा होगी ना, स्टार उसका बहुत ज्यादा ब्राइट है, तो आंखें छोटी हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज है लाइट के बारे में। सिंपल सी बात है कि अगर लाइट कम होगी तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, बहुत बड़ी। क्योंकि और ये देखा गया कि कुछ केव्स में रहने वाले जानदार जो होते हैं उनकी आंखें बहुत बड़ी होती हैं। ठीक है, नहीं जहां पे लाइट गालिब कम भाई होती है हम आंखें बड़ी हो उनको जाती हैं। गालिब भाई हम उनको अपने ही एंगल से क्यों देख रहे हैं? अगर हम उसको मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर जाके देखते हैं, अभी जैसे वो अशोका, पिछले वो साल जो उसकी बड़ी सिंपल रीजन है, इसलिए कि यूनिवर्स आमतौर पे हर तरफ एक जैसा ही है। ऐसा नहीं है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी में कोई और एलिमेंट कंपोजिशन है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी और मिल्की वे गैलेक्सी केमिकल कंपोजिशन में हाइड्रोजन इतने परसेंट है, फलां इतने परसेंट है, फलां इतने परसेंट है, बिल्कुल सिमिलर सी है। यानी अगर लगाएं ना कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी में 80% हाइड्रोजन है और बाकी के दूसरे एलिमेंट्स हैं, तो मिल्की वे में भी 80% हाइड्रोजन है और बाकी के इतने एलिमेंट्स हैं। अर्थ चले लाइक एक प्लैनेट्स चीज, और सन लाइक स्टार्स बहुत कॉमन है। ठीक है, अच्छा तो चले ये बात तो क्लियर हो गई, हम ये मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट के अगर बाकी जगहों पे उस तरह अगर लाइफ जिस तरह हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट करती है, बाकी जगहों पे भी चले 100% नहीं तो 50% अगर इस तरह एग्जिस्ट करती है, तो क्या दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर भी जिस तरह जो रिलीजियस एक्टिविटीज हैं, जैसे मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जी हजरत जो है वो आदम से हमारी जिंदगी शुरू होती है और जीसस क्राइस्ट पे आके खत्म होती है, ये एक हमें टाइम फ्रेम मिल जाता है कि ये 40-45 साल का या 50 साल का एक सॉरी 500 साल का या 5000 साल का एक टाइम पीरियड मिल जाता है। आगे मुस्लिम्स के साथ हम 1400 साल और ऐड कर देते हैं, या आगे हम आने तक आज की लाइफ तक हम इसको 6000 साल या 5000 साल तक डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो क्या बाकी गैलेक्सीज पे भी अब फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम ये बात करते हैं, क्या ऐसे हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मार्स के ऊपर हजरत मोहम्मद पहले आ गए हैं और जीसस क्राइस्ट बाद में आ गए हैं, या जुपिटर के अंदर हजरत आदम लास्ट पे आ रहे हैं, तो क्या वहां पे भी यही लड़ाइयां लड़ी जा रही होंगी कि वहां पे जिंदगी जो है वो थोड़ी और ज्यादा डम हो सकती है या ज्यादा एडवांस हो सकती है? क्योंकि ये देखें क्वेश्चन मुझे जो है ये काफी ज्यादा तंग कर रहा था, तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा। देखें, एवोल्यूशन का पार्ट है रिलीजन।
सही। जो एवोल्यूशन है ना उसका पार्ट है रिलीजन। ये दिमाग इवॉल्व हुआ है ना, साथ साथ रिलीजन आया, ठीक है। सही। तो ये बात तो आज बड़ी वेल स्टडीड है कि रिलीजन भी एक एवोल्यूशन का पार्ट है। दिमाग के डिफरेंट रीजन ऐसे हैं जिनका रिलीजन बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। अशोका ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो रिलीजन उनका बाय प्रोडक्ट है। और रिलीजन अगर किसी और जगह पे सेंटिएंट इंटेलिजेंट बीइंग्स होंगे तो रिलीजन आई थिंक के एलियंस में भी इवॉल्व हुआ होगा। हमारी भी इस वक्त रिलीजन जो है एवोल्यूशन का एक वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह चल रहा है। जैसे आज इंसान की टेल नहीं है, इस तरह आने वाले वक्त में रिलीजन जो है वो क्या होगा कि वो कुछ अरसे बाद ये भी नहीं रहेगा। ये एक नेसेसरी स्टेप हो सकता है, क्योंकि सोशल सिस्टम्स बनाने के लिए रिलीजन एक नेसेसिटी है एक खास लेवल पे। कुछ अरसे बाद फिर वो क्या हो जाएगा, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ये एक अलग बात है। तो डॉक्टर वुल्फ भी आ गए हैं, डॉक्टर वुल्फ इस बारे में ऐड कर सकते हैं। डॉक्टर वुल्फ क्या हाल है, एवोल्यूशनरी बेसिस ऑफ रिलीजन? ठीक हूँ सर, आप बताइए। और अशोका ड्रॉप हो गए हैं जी, अगर अशोका वापस आ रहे हैं तो उनको आने नहीं। हाँ जी। हाँ सर, देखें रिलीजन जो था ना वो स्टार्ट ऐसे हुआ था जब हम एक स्मॉल ट्राइब से एक स्मॉल ग्रुप से जैसे जैसे ग्रुप का साइज बड़ा होने लगा। और आपने मुझे वो बुक रिकमेंड की थी ना, वो युval नोआ हरारी की सेपियंस, उसमें तो बहुत उस अच्छे से वाली एक्सप्लेन शायद मैं किया ड्रॉप हुआ है। हो गया था। जी। हम्म कि जैसे हम फार्मिंग कल्चर में एंटर करते हैं, हम फार्मिंग सीखते हैं, डोमेस्टिकेशन सीखते हैं, तो हमारा जो ग्रुप साइज इंक्रीज होता है ना, वो ग्रुप साइज हमें फोर्स करता है टू अंडरस्टैंड वेरियस रियलिटीज। उससे पहले जब हम हंटर गैदरर्स थे तो हमें रिलीजन का इतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। हमें सिर्फ ये था कि हमें पेट भरना है, जो हमारे बायोलॉजिकल मोटिव्स हैं लाइफ के, सर्वाइव, अडॉप्ट, रिप्रोड्यूस, दैट्स इट, हम वही करते थे। जब ग्रुप इकट्ठा होने लगा तो हमारे पास रिसोर्सेज जब एक्यूमुलेट होने लगी, सरप्लस रिसोर्स आने लगी, अब हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है। क्योंकि पहले जब हमें भूख लगती थी हम हंटिंग हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, खाते थे, दैट्स इट। जब हमारे पास सरप्लस फूड आने लगा, हम फूड को स्टोर करना शुरू कर गए, हम फूड को खुद से ग्रो करना शुरू कर गए, तो हमारे पास टाइम लगा बचने इन चीज़ों के बारे में सोचने में कि लाइफ का मीनिंग क्या है, या फिर सन क्या है, हवा क्यों चल रही है, पानी क्या है, फायर कैसे काम करती है। इन चीज़ों के ऊपर जब हमने सोचना स्टार्ट किया, दैट गिव अस काइंड ऑफ टेरर, कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। उसको एक्सप्लेन करने के लिए रिलीजन आता है बीच में। अब स्टार्टिंग में अगर हम एवोल्यूशन ऑफ रिलीजन की बात करें तो जो सबसे पुराना रिलीजन माना जाता है दैट इज़ फैटिसिज्म बोल सकते हो या पेगनिज्म बोल सकते हो, जिसके अंदर आप चीज़ों को सिर्फ एक नेचर वर्शिप की, आप फॉर एग्जांपल यू कैन से नेचर वर्शिप की, आप विंड को या सन को या वाटर को या फायर को आप वर्शिप करो एज अ डियटी, कि फायर क्योंकि आपके पूरे घर को जला सकती है, आपके फैमिली को जला सकती है, आपके फूड को जला सकती है, तो आप उसको एज अ सेक्रेड डियटी वर्शिप करना शुरू करके आफ्टर सम टाइम वही पेगनिज्म कन्वर्ट हो जाता है टोटमिज्म में, जहाँ पर आप एक रिप्रेजेंट करते हो विद सम टोटम्स। कोई आपने इफिजी बना ली, कोई छोटा सा आइडल बना लिया, उसी डेटी को या फिर अपने एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर आप उसकी वर्शिप करना स्टार्ट करिए। वो टोटमिज्म फिर कन्वर्ट होता है पॉलीथिज्म में, जहाँ पर आप मल्टीपल गॉड्स को डिजाइन करते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम रोमन या ग्रीक माइथोलॉजी पढ़ें, जो उसका जो पूरा हमारा ओलंपस, माउंट ओलंपस का जितना वो ज़्यूस एंड ऑल दैट, हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए एक सेपरेट गॉड है जो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को मैनेज कर रहा है, उस पर्टिकुलर लाइफ के एस्पेक्ट को कंट्रोल कर रहा है। और उसके बाद फिर जो उसकी लास्ट फॉर्म आती है वो आती है हमारी फिर मोनोथिज्म। हम यहाँ पर आके फिर ये करते हैं, एक एक सिंगल गॉड की वर्शिप करते हैं जो सारे फैक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। इन सब के पीछे रीजनिंग काफी सिंपल सी है। जब हम पेगनिज्म में थे या नेचर वर्शिपिंग में थे या फेटिशिज्म में थे, हमें नहीं पता था चीजें काम कैसे करती हैं। जब हम थोड़ा सा टोटमिज्म में आए तो हमें ये समझ में आ गया कि आग जो है वो जला सकती है हमें, इसलिए आग का हमने एक रिप्रेजेंटेशन बना लिया। और जब डेवलप हुए तो जब हमें ये पता लगा कि आग को हम खुद से भी जला सकते हैं, तो हमने एक कंसेप्ट डाल दिया कि एक आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, पर्सियस, जो पर्सियस आई डोंट नो, जो ग्रीक गॉड से फायर लेकर आया था, जिसने ह्यूमंस को फायर दी थी और उससे ह्यूमंस ने फिर आगे कल्चर अपना स्टार्ट किया था। उसके बाद जब हम मोनोथिज्म में आते हैं तो हमारा माइंड इतना डेवलप हो चुका है कि हम अब सिर्फ ये सोचते हैं कि देयर इज ओनली वन गॉड जो इन सारे फैक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। और उसका भी रीजन बड़ा सिंपल सा है, हमें ये नहीं पता कि हमारी जो बेसिक लाइफ की नीड्स होती हैं, फॉर एग्जांपल व्हाई आर वी अलाइव, व्हाई डू वी थिंक हु वी आर। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि इफ यू हैव टू डिफाइन योरसेल्फ, तो आप क्या वर्ड्स यूज करोगे। वो जो डेफिनेशन हम अपनी बना रहे हैं, जिसको हम आजकल ये स्पिरिचुअलिटी एंड कॉन्शियसनेस वाला जो बहुत
क्रेज चला हुआ है, उसको आज भी हम प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर सकते। उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे पास रिलीजन आता है, और क्योंकि रिलीजन आपको एक सेट ऑफ आंसर्स दे रहा है जिसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा। अब हर कोई इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचता कि हाँ भाई, व्हाई आर वी अलाइव, हमारी कॉन्शियसनेस को डिफाइन कैसे किया जाएगा, आर वी अ माइंड और वी अ बॉडी एटसेट्रा। तो इन क्वेश्चन से बचने का बड़ा छोटा सा एक साइकोलॉजिकल जो टेरर हमें होता है कि वी डोंट नो हाउ लाइफ इज हैपनिंग, वी डोंट नो कि हम इस पूरी ग्रैंड यूनिवर्स में अकेले हैं या नहीं है, उन चीज़ों का आंसर देने के लिए रिलीजन इवॉल्व होता है। और जैसे गालिब भाई ने बोला, एवोल्यूशन का बहुत नेसेसरी पार्ट है। रिलीजन जो था, सबसे जो इसका पहला पर्पस था वो यही था कि हम अपना जो इन ग्रुप है, जो हमारा ट्राइब एवोल्यूशन बेसिस में हमारा जो ट्राइब का साइज ग्रो कर रहा है, उसको आपस में बाइंडिंग फोर्स जो थी, जो सोशल कोहेजन में उसका एलिमेंट था, वो रिलीजन था। क्योंकि वो, अब हर इंसान की अपनी अपनी पर्सनल लाइफ चॉइसेस होंगी, हर इंसान की अपनी डिजायर्स होंगी, पर उन सबके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट होगा जिसकी वजह से वो पूरा ग्रुप आपस में बाइंड करेगा। रिलीजन वॉज दैट फोर्स जिसकी वजह से हमारा ट्राइब इंक्रीज हुआ, ट्राइब से फिर हम और बड़े ट्राइब में बने, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जब हमारी एवोल्यूशनरी जो हमारी और डेवलपमेंट होती गई, तो एवोल्यूशन के रिलीजन के बिना एवोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी प्रॉपरली ह्यूमंस की। अगर हम डेवलपमेंटल एवोल्यूशन की बात करें, बायोलॉजिकल तो ऑब्वियसली कर ही रही है, बट ये कहना कि रिलीजन नहीं होता तो कैसा होता, दैट आई डोंट थिंक कि एवोल्यूशन उसके बिना प्रॉपरली वर्क कर पाती। क्योंकि जो अब एवोल्यूशन में गालिब भाई को पता ही होगा, ये सर जो हम कहते हैं ना सेक्सुअल सेग्रीगेशन और सेक्सुअल प्रेशर एंड ऑल दैट, वो रिलीजन उसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। आप इन ग्रुप में अपने इंटरनल ट्राइब में ही आप रिप्रोड्यूस करते थे, सो दैट आपके जो ट्रेड्स हैं वो और ज़्यादा बेटर होके शो हो पाए। आप जो आउटर ट्रेड्स थे उनके साथ, या फिर जो आपके आउट ग्रुप वाले थे, आप उनसे अपने आप को दूर रखते थे। उसका अब इन ग्रुप आउट ग्रुप को डिफाइन कैसे किया जाता है, वो रिलीजियस बेसिस था कि हमारा जो टोटम है वो एक एलिगेटर है, हम एलिगेटर के फैमिली से बिलोंग करते हैं। दूसरा था वो अपने आप को लेट से किसी और टाइप के एनिमल से अपने आप को एसोसिएट करता था। तो इन दोनों ने अपने आप को सेपरेट किया, उसकी वजह से सेक्सुअल सेग्रीगेशन हुई, सेक्सुअल प्रेशर इंक्रीज हुआ, और नई और म्यूटेशंस होती गई, सब फॉर्म्स आती गई। चले एक अशोका। छोटी सी चीज मैं पूछना चाह रहा था हाँ, भाई कि जैसे भाई ने अभी बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, और इस चीज के ऊपर मेरे भी ज़हन में एक बात आ रही थी कि आपके चैनल पे मैंने देखा था कि आपने कुछ अर्सा पहले बताया था कि जो पहली देवी जिसको माना जाता था वो रिप्रोडक्शन की देवी जो है उनको माना जाता था। तो सेकेंडली एक छोटा सा क्वेश्चन था, जैसे भाई ने अभी बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। तो आज हम जानते हैं कि कजन मैरिज या फैमिली मैरिज में बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं, तो क्या जब वो ट्राइब्स आपस में ही इंटरक्रॉस करके आपस में ही आगे भाग रहे थे, तो क्या उस टाइम भी यही किस्म की प्रॉब्लम्स जो है वो अक्कर नहीं होती थी क्या? होती थी, इसीलिए तो हर सोसाइटी में क्लोज रिलेटिव्स में शादी करना बुरा समझा गया है। दुनिया में कोई सोसाइटी ऐसी नहीं है जिधर नहीं समझा गया, और एंशिएंट टाइम से समझा गया। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इंसेस्ट हुआ नहीं है पास्ट में। कई बार इंसान दुनिया में रह इतने कम गए हैं कि इंसेस्ट करना मजबूरी बन गया था लोगों की। ठीक है, जैसे कि आज से तकरीबन 80,000 साल पहले जब मॉडर्न ह्यूमन इवॉल्व हो चुके थे, मगर बिल्कुल रिलेटिव रिसेंटली मॉडर्न ह्यूमन नहीं थे वो। 80,000 साल पहले टोबा वॉल्केनो की जब इरप्शन हुई थी तो दुनिया में इंसानों की तादाद 10,000 से भी कम रह गई थी। जिसका मतलब ये है कि चंद कबीले ही दुनिया में कायम रह पाए थे। ठीक है, तो 10,000 से भी कम इंसानों की के नंबर का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा इनब्रीडिंग हुई थी। ठीक है, क्लोज रिलेटिव्स में उस टाइम शादियां हुई थी, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई थी यहाँ। और जाहिर बात है वो तो शायद वो टाइम था जब शादी का कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता था, इंसान बोलना ही नहीं जानता था उस टाइम। ब्रोका और वर्नाकी एरिया जो दिमाग के अंदर होते हैं वो दोनों उस टाइम इवॉल्व नहीं हुए थे प्रॉपरली, जहां तक अंदाजा होता है। ठीक है, मगर उस टाइम इनब्रीडिंग सिर्फ हमारी ही नहीं हुई, नेanderथल भी थे, वो भी इनब्रीडिंग कर रहे थे। होमो इरेक्टस था उस टाइम, होमो हिल्डरबर्जेंसिस था, होमो नेलिडी था। नेलिडी तो शायद नहीं था, मगर इसके अलावा रूडल फेंसिस था, इसके अलावा हिबिलिस था। ये सारे के सारे उस टाइम मौजूद थे, और इन सब के यही हालात हुए थे क्योंकि जमीन के ऊपर तकरीबन बहुत सारा मेगाफाना जिसको कहते हैं ना, जो बड़े जानदार हैं, वो एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो ये चीज है, मगर एवोल्यूशन के अंदर इंसेस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म खुद एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि एवोल्यूशन जेनेटिक डाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है। मैं इस पे आने वाले दिनों में बात भी करूंगा कि सबसे ज्यादा फिजिकली फिट और मेंटली इंटेलिजेंट बच्चे
इस वक्त जो पैदा होते हैं, ये जेनेटिक्स से साबित है आज ये बात, और जेनेटिक्स की किताबों में ये लिखी हुई है कि जब लोग दो मुख्तलिफ रेसेस में शादी करते हैं, कि किसी कॉकेशियन ने किसी अफ्रीकन से कर ली, किसी अफ्रीकन ने किसी एशियन से कर ली, किसी इंडियन ने किसी कॉकेशियन से कर ली, वो सबसे बेहतर उनके बच्चे पैदा होते हैं। उन बच्चों के इवन के सर्वे किए गए हैं, और आज ये बात पता है कि उनके ना सिर्फ कद अपने माँ बाप से लंबे होते हैं, दोनों माँ बाप से उनके कद लंबे होते हैं, उनकी शक्लें भी ज्यादा खूबसूरत होती हैं। ठीक है, जिसे सिमेट्री कहते हैं ना, असल खूबसूरती सिमेट्री ही है कि इंसान का चेहरा बिल्कुल एक सिमेट्रिकल है, नाक सीधी है, होंठ सीधे हैं, बिल्कुल सारा कुछ, वो सिमेट्री भी उन बच्चों में ज्यादा होती है। ठीक है, और वो तो सुपर इसके इंटेलिजेंट होती है। हाँ, सुपर इंटेलिजेंट होते हैं। तो असल में वो इनब्रीडिंग वाले चक्कर मजहबों ने किए, रेशल सुपीरियरिटी, मिस्र के फिरौन थे अपनी बहनों से शादियां करते थे, और बड़े मसले थे। मगर आज जेनेटिक्स ये बात साबित कर रही है कि जब लोग इंटरब्रीड करते हैं, मतलब सॉरी, दूसरी नस्लों के साथ ब्रीड करते हैं, दूसरी नस्लों के लोगों के साथ, तो सबसे सेहतमंद बच्चे तब पैदा होते हैं जिनमें सबसे कम जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, सबसे कम कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, सबसे ज्यादा मेंटल इलनेस के खिलाफ रेजिस्टेंस उन बच्चों के अंदर होता है। इस बात पे इतने रिसर्च पेपर्स आज लिखे जा चुके हैं। ठीक है, भाई तो अशोका, हाँ आप अपने ही खानदान में शादी करने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, आई थिंक फ्रेंच बादशाह थे जो अपने ही खानदान में करते थे, और उनकी इंग्लिश थे, पूरी जो नस्ल, हैब्सबर्ग फैमिली थी यूरोप की। हाँ सॉरी, हाँ, इंग्लिश थे, और उनकी पूरी जो है वो उनकी जॉ लाइन खराब हो गई थी, और वो सारे तबाह हो गए थे। तो मतलब ये वाह कोई आज की बात नहीं है, ये बड़ी पुरानी है। और आज भी अगर मैं अपने गांव की बात करता हूँ, मेरे गांव में कई ऐसे खानदान है जो अपने खानदान से बाहर नहीं करते हैं, उनके खानदानों में कई ऐसे बच्चे हैं जो अब नॉर्मल है, और वो उनको अब नॉर्मल नहीं कहते हैं, वो कहते हैं वो शदोले शाह की चुईया है। ठीक है, वो हाँ, उनको दे देते हैं। तो क्या वो उन बच्चों के ऊपर भी तो जुल्म है ना, कि मतलब आप उनको इस तरह किसी और को दे देते हो। तो ये एक मतलब एक चीज है जो हमें सोचने की जरूरत है, एक इंसान होते हुए कि मतलब हम क्या, हमें अगर हम किसी भी रिलीजन को XYZ किसी को भी फॉलो करते हैं, तो क्या इस चीज का भी तो हमें फिर गुनाह मिलेगा ना, कि अगर हम किसी और इंसान की, अगर आने वाले इंसान की जिंदगी तबाह करके रख दें, तो इस चीज के ऊपर हम कोई भी इसके ऊपर सोचना भी पसंद नहीं करते हैं। चलें अशोका, मैं अब आगे चलता हूं क्योंकि टाइम नहीं है अब ज्यादा। ठीक है, तो फिर थैंक आइएगा, यू आप सो जरूर मच। बात करेंगे। ठीक है, सर वेडनेसडे को आए या नेक्स्ट टाइम आए। ठीक है, थैंक यू। एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन मैं कर दूं। हाँ, वो जो मैं गॉड की बात कर रहा था, ग्रीक गॉड की, वो प्रोमीथियस था आई गेस। अभी कमेंट्स में भी किसी ने हाँ, मुझे बताया। एंड जो मैं कह रहा हूँ ना कि इन ग्रुप में जो ब्रीडिंग होती है, सेक्सुअल प्रेशर एंड ऑल, वो जो ग्रुप था वो ये नहीं था कि हाँ भाई 10-12 बंदों का ग्रुप, दैट वाज 10,000 11,000 पीपल का ग्रुप। तो उसमें द रेट ऑफ इंसेस्ट ऑलरेडी लो हो जाता था। जैसा गालिब सर ने एक्सप्लेन किया हाँ, कि हर स्पीशी में एक रेट ऑफ इंसेस्ट ऑटोमेटिकली लो होता है, वो एवोल्यूशनरी हमारा एक ट्रेट है, दैट इज परफेक्टली करेक्ट। चलें ठीक है अशोका, थैंक यू सो फिर मच। आइएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक ओके। यू एवरीवन। हाँ जी, हाँ जी। अभी थोड़ी देर पहले 20-25 मिनट पहले मेरे ख्याल से स्ट्रीम में आप डिस्कशन कर रहे थे एलियंस के बारे में, लाइफ फॉर्म्स इन अदर लाइक एक्सोप्लैनेट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और कुछ ऐसी बातें हो रही थी कि बेसिक प्रॉपर्टीज हो सकता है, और बहुत सारे सीरियस जो साइंटिस्ट हैं जो इन मौजूआत पर ओपिनियन और स्पेकुलेशन का इजहार करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे ये एक ओपिनियन और स्पेकुलेशन ही होती है, मगर वो बड़ी वेल मोटिवेटेड स्पेकुलेशन मैं उसको गिनता हूँ, क्योंकि जिस तरह आप कह रहे थे कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, जब हम इधर ऑब्जर्वेबल लाइफ को देखते हैं तो वो बार बार इवॉल्व करते हैं। जिस तरह रिपेटिटिव स्ट्रक्चर्स हैं, आंखों का आपने जिक्र किया, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है, वगैरह वगैरह। तो उसकी वजह से आप एक बेसिक आउटलाइन बना सकते हैं कि हाँ, प्रोबेबिलिटी है कि इस तरह की ही चीजें ज्यादा इवॉल्व करेंगी। बहुत सारे लोग तो यहाँ भी कहते हैं, यहाँ तक भी कहते हैं कि कार्बन बेस्ड ही होगी वो लाइफ, वो सिलिका बेस्ड लाइफ को भी एक्सक्लूड करते हैं इन द फ्रॉम द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो बहरहाल बात तो उनकी वेल मोटिवेटेड है। इसको आप दोनों तरफ लेके जा सकते हैं आर्गुमेंट को, क्योंकि हमारे पास सैंपल एक है तो हम बायस्ड हैं, ठीक है, वो आप कह सकते हैं, लेकिन ये बड़ी वेल मोटिवेटेड कंजेक्चर्स हैं उनके। अच्छा, एक और बात आपने जिक्र किया
केव ड्वेलिंग जानवरों Species का, का। ठीक है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, लास्ट टाइम भी हाँ जी, आ गया सामने। हाँ, लास्ट टाइम भी इस मौजू के बारे में थोड़ी सी इशारे में बात हुई थी। आपको याद होगा कि मैंने बात की थी कि एवोल्यूशन की एक डायरेक्शन कभी भी नहीं होती कि हमेशा उसने सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाना है, और जब कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ से सिंप्लिसिटी की तरफ चीज आती है तो उसको रेट्रोग्रेड एवोल्यूशन कहते हैं। तो बहुत सारे आपको जो एग्जांपल्स हैं रेट्रोग्रेड एवोल्यूशन की, जहां रिवर्स डायरेक्शन में कि अपनी किसी पिछली फॉर्म की तरफ दोबारा वो या सिंप्लीफाइड फॉर्म की तरफ कोई जानवर गया, तो उसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल ये केव ड्वेलिंग एनिमल्स में से ही आती है कि बहुत सारे आपकी जो केव फिश है फॉर इंस्टेंस, उन्होंने आंख जो है वो लूज कर दी हुई है, बिकॉज वो वहां उसका जब बिल्कुल डार्कनेस है, बिल्कुल डार्क है, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंसिंग पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि ऑप्टिकल सिग्नल ही नहीं है। तो देयरफॉर उन्होंने आंखें जो है वो लूज कर दी हुई हैं, और ये देखें कि ये रिवर्स डायरेक्शन में एवोल्यूशन हुई है कि एक बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन था आंख, इट बेसिकली डिवॉल्व्ड इनटू अ सिंपल स्ट्रक्चर व्हिच इज ऑलमोस्ट आईलेस। जो आप ये देखें कि द ब्लाइंड, इस ये जो ये तस्वीर है इसकी केव फिश की, इसके नीचे कैप्शन क्या लिखा हुआ है, द ब्लाइंड केव फिश हैज टू टाइनी फंक्शनलेस balls instead of eyes। तो वो कुछ आई बॉल्स रह गए हैं, बाकी है कि कुछ भी नहीं, क्या कहते हैं Oh, they बचा। had, I'm sorry to cut you off, sir. They had the eyes and then it went reverse. यस बिल्कुल, तो Thank रिवर्स डायरेक्शन में भी हो सकती है। बहरहाल मेरे ख्याल से ये जो रेट्रोग्रेड एवोल्यूशन है वंस अगेन एक बड़ा पावरफुल लाइन ऑफ एविडेंस है फॉर एवोल्यूशन, जिस तरह हम बाकी भी देते हैं। बहुत पुराना है, कोई नई बात नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी एक पावरफुल लाइन ऑफ एविडेंस है कि इसको देखकर आप कैसे यानी कि झुटला सकते हैं एवोल्यूशन को, इस तरह के एग्जांपल्स को देखकर। I mean, this is so obvious. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।